नमस्कार, गवर्नेंस नाउ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि मिन्हास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा किया है। इस तरह वो देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक बन गए हैं। इससे पहले वो अक्टूबर 2001 से लेकर मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री अक्सर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और अमृत काल का उल्लेख करते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो चाहे वो रेलवेज हो, एक्सप्रेसवेज हो, पोर्ट्स हो या एयरपोर्ट्स हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाकई में वर्ल्ड क्लास और ट्रांसफॉर्मेटिव है। गवर्नेंस ऑफ पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन टी सिन्हा जी, जिससे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की 11 साल की उपलब्धियों के बारे में और पूछेंगे कि आगे प्लान क्या है। तो ये चीज गवर्नेंस ऑफ पॉडकास्ट में आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पिछले 11 साल की सरकार की विशेष उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। ये नया देश है। 11 वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। 4.5 करोड़ जॉब्स जनरेट किए। 11 लाख करोड़ जो है आज साल का इन्वेस्टमेंट है हमारा कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और इसका इसका जो नतीजा है वो प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश को नजर आता है। जहां 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का स्ट्रेच हुआ करता था 2014 में, आज उसमें 7% की वृद्धि भी है। 1,45,000 से ऊपर किलोमीटर से ऊपर। जहां 250 किलोमीटर के मेट्रो लाइन्स के हमारी शहरों में आज वो लगभग 1,000 किलोमीटर की मेट्रो लाइन्स। कम से कम 15 ऐसे शहर हैं जिसमें कि हमने मेट्रो लाइन का काम शुरू भी किया और या तो वहां पर संपन्न हो गया है काम या अलग अलग लेवल्स पे काम चल रहे। बहुत जल्दी वो भी संपन्न हो जाएंगे। जहाँ 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे वहां आज लगभग 160 एयरपोर्ट। शिपिंग में हमारी पोर्ट एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंशन हुए। ये तमाम उपलब्धियां हैं। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी की बात है तो लगभग 5 लाख करोड़ तो केबल कैपेक्स जो है वो हमारी उत्तर पूर्व के राज्यों में इन्वेस्ट किए, जिससे आज मणिपुर हो या अरुणाचल प्रदेश हो या त्रिपुरा हो या नागालैंड, सीमलेस कनेक्टिविटी। अरुणाचल की कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, बॉर्डर के क्षेत्र हैं जो बिल्कुल अरुणाचल के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे है, जहां गुवाहाटी से वहां तक जाने में लगभग 30 से 36 घंटे लगते थे 2014 के पहले। आज वो 6 से 8 घंटे में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज अरुणाचल के अंदर ही 3 या 4 सक्रिय एयरपोर्ट्स हैं, जिससे कमाल की कनेक्टिविटी। आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जो हमारे सबसे दूर दराज के गांव हैं, बिल्कुल बॉर्डर पर बसे होते हैं, उनको हमारे विकास का पहला स्तंभ बनाएंगे। इससे उत्तर पूर्व में जो है, विशेषकर अरुणाचल जैसी जगह पर चाइनीज इंकर्शंस भी कम हुए हैं। और साथ ही वो जो है, जो लोग स्टेट कैपिटल तक आने में भी जिनको जो है 24-26 घंटे लगते थे, आज वो 4 घंटे में स्टेट कैपिटल चला सकते। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। यूपीआई, हमारी जो यूपीआई है वो कम से कम आज 30 अन्य देशों में या तो स्वीकार कर लिया गया है या उन पर मंथन किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में वहां यूपीआई जो भारत की देन है, वो यूपीआई के जरिए पेमेंट्स होंगे, डिजिटल पेमेंट्स होंगे, काला धन विश्व भर में समाप्त होगा। और उससे महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता हमने पिछले महीने अर्जित की, मोदी जी के नेतृत्व, मेरे ख्याल से भारत ने विश्व के समक्ष आतंकवाद से लड़ने का, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में किस प्रकार से आतंकवाद को एलिमिनेट किया जाए, इरेडिकेट किया जाए, उसका एक नया पैराडाइम विश्व के समक्ष रखा है। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं। और आज योग दिवस है। तो जो इंडिया की जो एक कल्चरल री अवेकनिंग हुई है पिछले 11 वर्षों, वो भी अगर उस पर चर्चा ना करें तो मेरे ख्याल से ये विकास की जो यात्रा है वो अधूरी होगी।
जो हमारी कल्चरल रीअवेकनिंग हुई है, जो हमारी कल्चरल रिसर्जेंस हुई है पिछले 11 वर्षों में, भले वो राम मंदिर का निर्माण हो जिसमें अन्य पार्टियों ने कई बाधाएं डाली थी, हमने उन सारी बाधाओं को हटाकर जो कोर्ट का निर्णय था उसको एक्सपेडाइट कराने में मदद की। भले वो योग दिवस हो जहाँ की आज कई ऐसे देश हैं जो भारत के तर्ज पर योग को अपनाकर, और इसमें मोदी जी का विशेष योगदान रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने आज से 2 साल पहले यूएन में लाखों लोगों को एक साथ, लाखों लाखों लोगों के साथ, विश्व भर के लोगों के साथ योग किया था। आज भारत का ये सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन बन गया है ये। सही बात। जो हमारी रिलीजियस टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टाइप टूरिज्म में कहूँगा, उसमें जबरदस्त वृद्धि आई। ये सब संकेत है इस बात के कि भारत जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विकास और विरासत यहाँ एक साथ चलना चाहिए, तो विकास भी हो रहा है और विरासत भी हमारी मजबूत हो रही है। हम अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज को एक बार फिर स्वीकार कर रहे हैं और एक बार फिर उन्हें अपना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक नया देश है। इसमें 11 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वो आज से 11 वर्ष मैंने बहुत कम लोगों ने कल्पना की होगी। लेकिन ये होता है नेतृत्व, जब नेतृत्व मजबूत होता है, दूरदर्शी होता है, तो इस प्रकार के बेहतरीन परिणाम देश को देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि भारत एक गोल्डन फेज से गुजर रहा है, जो एक साल आज़ादी के दशकों बाद तक भारत को देखने को मिला था, आज उस पलटने के काल से बाहर आ गया। आज तीव्र गति से भारत में 11 नंबर की इकोनॉमी से आज चौथे नंबर की इकोनॉमी में है। आज चौथे नंबर में इकोनॉमी ही पिछले 11 वर्ष सबसे तीव्र गति से अगली 1-2 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत के बहुत क्लियर गोल्स दिए देश को। 2047 तक संभवतः भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी था। और यहाँ जो है अब कंट्रीब्यूशन जो है वो टियर 2 से भी नहीं, टियर 3 सिटीज और अब ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। तो उस नजरिए से नक्सलवाद का पूरी तरह समाप्त होना, और ये भी एक बहुत ही बड़े मिशन के तहत माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको एक पर्सनल मिशन बना लिया था कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ दे। और आज जहां 2014 में लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स प्रताड़ित थे, ग्रसित थे नक्सलवाद की समस्या से, आज 10 से भी कम डिस्ट्रिक्ट्स इससे ग्रसित। और 2026-31 मार्च तक जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, नक्सलवाद पूरी तरह से भारत से मिट जाएगा। तो आप समझ सकते कि जो ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट्स से ग्रसित थे, कल को अगर वो बायोफ्यूल उत्पाद का केंद्र बनते, कल को जो है वो इको टूरिज्म का केंद्र बनते हैं, तो उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों की इकोनॉमी में कितना बड़ा उछाल है। तो ऐसे ये सब उपलब्धियां हैं। और अगर मैं उपलब्धियों के बारे में वाकई चर्चा शुरू करूँ तो शायद 24 घंटे भी कर पाए। गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि वो टेररिज्म और ड्रग्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। देखिए, ड्रग मनी जो है इंटरनेशनली टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो इन सब काले धंधों की उसने महारत हासिल की है। तो निश्चित रूप से जो ड्रग मनी को हम कर्टेल करते हैं, और जो बड़े पैमाने पर हमारे बॉर्डर स्टेट्स में किया गया, नॉर्थ ईस्ट में किया गया, उससे टेररिज्म के इंसिडेंट्स, इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स भी कम होते हैं। बहुत साफ तौर पर नॉर्थ ईस्ट में देख रहा, जहाँ बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी देखी जाती है कि आज वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो घुटने टेक रहे हैं, वो समझौता करने के लिए बेताब है सरकार के साथ। और लगभग जो है, अगर आप इस वक्त मणिपुर कुछ हो, तो मणिपुर में भी वो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसी नहीं, वो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है जो दुर्भाग्यवश दशकों से चला आया है और अब तक उस पर कोई विधान नहीं निकल पाया। बट अदरवाइज जो इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव होते थे, लगभग को समाप्त हो चुके हैं। ये ड्रग मनी को जब आप कर्टेल करते हैं तो इसका सीधा असर आपको देखिए हो सकता है। नक्सलवाद जब आप कर्टेल करते हैं तो जो एक रेड कॉरिडोर 2014 के पहले पूरा बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक एक संकट की घड़ी, एक संकट नजर आ रहा था पूरे देश के ऊपर, आज वो लगभग समाप्त हो चुका। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा होता है। निश्चित रूप से सरदार पटेल की लेगेसी को माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बढ़ा। सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल से क्या सीखा है? देखिए, मोदी जी निरंतरता में बिलीव करता है, कंटिन्यूटी में बिलीव करता है। तो अगर आप उनसे कभी मिले तो उनके लिए जो है हर दिन एक समान थे। ना तो वो जीत में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ना वो चुनौती में बिचने पोते हैं या घबराते हैं।
तो जो कंटिन्यूटी फर्स्ट टर्म में एक मिली थी, उसको सेकंड टर्म में आगे बढ़ा। फर्स्ट टर्म में हमने नींव रखा, बहुत सारी चीज़ों पर जो है फाउंडेशन रखा। सेकंड टर्म में 303 सीटों के बाद जो है वी शिफ्टेड गियर्स, तो हमने 370 आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण किया। आर्टिकल सीए देश के लाया, सीए जो कि दशकों से जो था उसकी कल्पना दी गई थी, लेकिन कभी वो हो नहीं पाया। तो जो प्रताड़ित रेफ्यूजीज हैं, माइनॉरिटी रेफ्यूजीज हैं, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान, 2014 तक अगर वो भारत में आते हैं तो उसको नेचुरलाइज करने का सिटीजन्स एक्सपीडिशियस प्रोसेस हमने देश ने लाया। साथ ही जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड टर्म में देखने को। सेकेंड टर्म इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि 2 साल जो था लगभग उसमें कोविड में वेस्ट हुआ था। So at a time when the entire world was grappling with the challenges of COVID, in fact, some of the best PRI schemes of the government, production linked incentive schemes, were launched in the middle of COVID, and all of them are showing results today. अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें तो इंडिया इज there has been an exponential growth in the production of cell phones in India. आज से 2 साल पहले तक भी हम असेंबल करते थे। आज पूरी तरह जो है प्रोडक्शन ऑफ सेल फोन्स इंडिया में हो भी रही है और इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। सो आई थिंक दिस इज like a massive shift in the last 6 years, and all of this has been possible because of the consistent, continuous approach of enterprise. थर्ड टर्म में चुनौतियां कुछ नई चुनौतियां नरसिम्हा राव की सरकार में 1995 में और 2013 में यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। कांग्रेस की सरकारों ने कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाए थे वक्फ कानून में जिसकी बदौलत ये वक्फ कानून लैंड माफिया के तौर पर काम कर देता। इसमें सुधार बहुत आवश्यक। और हालांकि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट, हमारी 240 सीटें ही, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण दिया वक्फ अमेंडमेंट को लाकर और उसको पारित करा, जो कि बहुत कम इस देश में उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है, लेकिन इसकी आवश्यकता थी। आज हमारी आर्म फोर्सेस और रेलवे के बाद अगर सबसे बड़ी जमीन किसी के हाथ में थी तो वक्फ के हाथ में थी, और ये एक वो एक्टिंग एज लैंड शार्क्स। तो वर्क बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट की समाप्त करना थर्ड टर्म की है, ये पूरे 11 साल की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। ऑपरेशन सिंदूर में हमने हमेशा, अगर आप भी मुंबई में रहती, आपको याद होगा 2004 से 2008 का समय, हर 1.5 महीने में बड़ा ब्लास्ट होता था। कभी मुंबई में होगा, कभी दिल्ली में होता था, कभी हैदराबाद में होता था, कभी अहमदाबाद में होता था। देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जो इन टेरर एक्ट से महफूज हो या सुरक्षित। और मुंबई को विशेष तौर पर फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से मुंबई विशेष तौर पर पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के निशाने पर। 2006 में 11 जुलाई को एक सीरीज ऑफ प्लेन ब्लास्ट हुए थे जिसमें 235 लोगों की लगभग मृत्यु हुई। 26 से 11 में 170 लोग मारे गए। उसके बाद भी हमारा रिस्पॉन्स क्या होता था, हम प्लीड करते थे, हम खुशामद करते थे यूएस की कि आप प्लीज पाकिस्तान की विरुद्ध एक्शन पे। कंपेयर टू दैट, उसकी अगर आप तुलना करें आज से, तो आज जैसा कि मोदी जी कहते हैं, हम गोली का जवाब बोला सके, हम दुश्मन के घर में जाकर उनको मारते हैं। और आप ये सोचे कि हफीज सईद तो बच के निकल गया, हफीज सईद या मसूद अजहर बच के निकल गया, लेकिन कुछ ऐसे टेररिस्ट जो कि 1999 के अंत में जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक हुई, काठमांडू से हाईजैक करके उसको कांधार ले गया, तो उसमें जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है उनको दे वर ब्रूटलाइज्ड, दे वर किल्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो 25 साल बाद भी हम उनको चेज करके, परस्यू करके, वी हैव ब्रॉट जस्टिस टू to the families which were impacted by the hijack of that plane. डैनियल पर्स, जो कि एक अमेरिकन जू जर्नलिस्ट थे जिनको मारा गया था 2002 में कराची में, उनके जो हत्यारे हैं उनको ब्रूटलाइज करके उनको मारा गया।
तो मेरे ख्याल से ये पूरे विश्व के ही ऑपरेशन सिंदूर ने नया पैराडाइम सेट किया है कि आप कहीं भी हो, अगर आप आतंकवादी हैं या फिर आतंकवाद का स्पॉन्सर, आतंकवाद के स्पॉन्सर है, जी, तो उसकी सजा आपको भारत देगा। और मेरे ख्याल से ये स्टैंड जो है, ये विश्व का स्टैंड हो, ये दुर्भाग्य की बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार जब मन करता है तो पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि भारत ताकतवर हो रहा है, तो वही जो है पाकिस्तान को दोबारा जो है, ये इसके आ रहे हैं, पाकिस्तान को दोबारा जो है खड़ा करने की कोशिश कर। लेकिन आज ये नया भारत, अगर विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देश हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाएंगे, तो भारत भी अपनी कूटनीति से उनको पर्याप्त उत्तर दे। और आज परिस्थिति इसकी भी अलग है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, आज 11वीं नंबर की इकोनॉमी से हम चौथी नंबर की इकोनॉमी पर हैं। आज कोई भी देश जो है वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। कल अगर माननीय गृह मंत्री का आपने इंटरव्यू पढ़ा हो इकोनॉमिक टाइम्स में, इंडिया इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो अगर विश्व की कोई भी देश जो है बिजनेस करना चाहती है कहीं किसी दूसरे देश में, तो भारत से बेहतर ऑप्शन उनको कहीं नहीं मिल रहा। और ये वजह है कि कोई भी देश अगर भारत के प्रति दोहरा रवैया अपनाता है और पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है, तो ये उस देश के हित में नहीं। ये आने वाला समय पर अभी प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के सबसे लंबे समय तक सेवा कर हमारे प्रधानमंत्रियों में से। ही इज थर्ड लॉन्गेस्ट जो क्या सभी प्राइम मिनिस्टर। तो और ये भी मैं आशा करता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि दोबारा हम शो करेंगे आज से 6 साल बाद, ही वुड बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम over 16 years. more than 70. Nehru had completed 17, almost 70 years, 1947 to 1964. और मैं आशान्वित हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ प्रधानमंत्री उससे भी ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उनकी तुलना आप बाकी दो प्रधानमंत्रियों से कैसे करेंगे? देखिए, तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इज द मोस्ट डिसाइसिव, इज द मोस्ट विजनरी प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया has ever had। और उसके कारण नेहरू was very dismissive of the land belonging to Bharat Mata। तो बिना बात जो है he used to have a very sacrificing attitude के लिए। अगर चाइना अपसाइड चीन ले जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? तमिलनाडु में अगर कोई आइलैंड हम श्रीलंका को देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से चाइना के पास चले जाते तो क्या फर्क पड़ता है? और नेहरू के ही समय बलूचिस्तान ने भी एक बार पेशकश की थी भारत के साथ जुड़ने की। उसी समय जो है नेपाल से भी एक पेशकश आया था, बट दोज वर nipped in the bud। इनको encourage किया गया because somehow he did not realize the importance of the landmass of he did not realize the importance of both retaining the landmass that belong to Bharat Mata and of expanding by way of new countries joining। Modi ji respects each and every inch of the country। The reason why border infrastructure has had the maximum upliftment in the last 11 years। अगर आप बॉर्डर के क्षेत्र में जाए तो पहले तो विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में पहले ऐसा लगता था कि उस क्षेत्र को अबैंडन किया रहता। आज आपको एक शहर एक प्रॉपर शहर में और उन बॉर्डर इलाकों में कोई अंतर नहीं नजर आए। 4G कनेक्टिविटी वहाँ पर भी जो है आप उसी आसानी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं जितना कि आप शहरों में करती हैं। तो मोदी जी हैज बीन वेरी possessive of the landmass belonging to Bharat Mata and he wants every part of the country to grow and prosper। ये एक बहुत बड़ा अंतर। और मैं आपको इसमें एक उदाहरण, लक्षद्वीप is a very peculiar land। 9-10 आइलैंड्स जो हैं एक दूसरे से, उनके बीच की दूरी भी कहीं 200 किलोमीटर है, कहीं 500 किलोमीटर। So imagine the type of challenge it is for a person living in one island of Lakshadweep to travel to the other on Lakshadweep। लेकिन वहाँ लक्षद्वीप में जो डेवलपमेंट का स्तर रहा है पिछले कुछ वर्षों में, Lakshadweep is being developed as a hub of modern tourism and obviously उसका झटका जो है वो मॉलडीव्स को महसूस होगा।
The reason why Maldives in the last 2 years, in the last 1 year, has gone back to India, which is a significant rate. That Maldives is one of the few countries which has wholeheartedly supported India during operations. क्या इसकी कल्पना कोई 2 साल पहले कर सकता? तो मोदी जी ने लक्षद्वीप के महत्व को समझा और उसको उसके उस भूमि के साथ इंसाफ किया जिसको कि कांग्रेस की सरकार ने इग्नोर कर दिया। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसका काम चल रहा है। एंड you would be surprised how many people in the country know that landmass, Great Nicobar Island, is actually some 500 kilometers south of the existing Andaman and Nicobar. तो पोर्ट ब्लेयर या श्री विजयपुरम से वो 500 किलोमीटर के तक्षरी, आप वहाँ इस वक्त जो है आबादी शायद 8,000 10,000 की लगभग है, जिसमें ज्यादातर जो है फ्राइडोट्स हैं, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। लेकिन आने वाले समय 2050 तक नीति आयोग एक विजन पे काम कर रही है जहां की इस आइलैंड की आबादी लगभग 5 से 6 लाख होगी और इसको पोर्ट लैंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया गया है। एंड इमेजिन द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट द ग्रेट निकोबार आइलैंड is very close to Indonesia. It is just north of Indonesia. It is right in the middle of the Indo-Pacific. Okay. So imagine the business opportunities, the port-led business opportunities, and the defense opportunities it provides India. और ये केवल मोदी जी की दूरदर्शिता, उनके विजन के द्वारा ही संभव होगा। जी। वो तराशते हैं, वो ढूंढते हैं ऐसी भूमि को जिसके साथ अब तक इंसाफ नहीं हो पाया है और कैसे उसको डेवलप कर उस जगह पर वही समृद्धि, वही प्रॉस्पेरिटी आए जो अन्य शहरों। आपको अंत्योदय के कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का और एक अंत्योदय। अंत्योदय को अगर सरल भाषा में कहें तो अंत्योदय का अर्थ यह है कि कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को संसाधनों का पहला जो अधिकार है, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को पहले मिलना चाहिए। He should have access to our resources. He should be the person standing at the end of the queue should have the first access to our resources. अब अगर आप इस पर गौर करें तो मोदी जी ने इस कॉन्सेप्ट को हमारे स्टेट्स पर और हमारी भूमि पर लागू किया कि जो क्षेत्र सबसे दूर दराज के क्षेत्र से, सबसे डिप्राइव्ड क्षेत्र थे, they are gaining access. They are the first to get access to resources. He has extrapolated the concept of Antyodaya to states and to regions which had been long left behind, which had long suffered due to Vice Chancellor. last month we are ready. So I think this is phenomenal, and his vision for India for the next 100 years is what separates him from all prime ministers. Most of India's prime ministers were thinking about the immediate present कि मैं 5 साल कैसे निकाल। मनमोहन सिंह को शायद 5 दिन के बारे में भी उनको नहीं पता होता था, क्योंकि he was completely remote controlled by सोनिया गांधी राहुल गांधी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो शायद ये भी नहीं पता होता था कि 5 दिन बाद क्या होगा। And here you have a prime minister Modi, who has very clearly defined targets for the next 20 years, who has a vision for the next 100 years. So I think that is what separates him, that is what makes him a once in a many centuries prime minister. भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स रहे हैं इसके पीछे। जीएसटी कलेक्शन, आज मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है वो लगभग 2 लाख करोड़ तो होता ही है, और कुछ एक आध महीने में उससे भी 10-15% ऊपर होता है। अब इतना बड़ा अमाउंट जब डायरेक्टली सरकार को हर महीने आता है तो निश्चित रूप से उसको सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करती है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में स्पेंड करती है और अन्य ऐसे क्षेत्रों में स्पेंड करती है जिससे कि इकोनॉमी में और बूम आता है। So I think the consistent financial reforms which have been undertaken by Modi government in the last 11 years have been very crucial. जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो निर्जीव अवस्था में थी, जो मुरझाई नहीं थी, today they are leading India's development. Whether it is in the power sector or whether it is in the banking sector.
our banks, public sector banks used to be the hubs of NPAs. उस समय कहा जाता था यूपीए के दौरान कि मंत्रियों के ऑफिस से कॉल जाते थे कि इनको फलाने आदमी को आप इतना करोड़ दे दीजिए, और सबको पता होता था कि वो बैड लोन्स होंगे, वो कभी रीपेमेंट आएंगे नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये लोन्स दिए जाते थे, बैंक्स के जेब को एक तरह से काटा जाता था. सो द बैंक्स वर इन अ वेरी फ्रेजाइल सिचुएशन है, और जब बैंक्स ही ऐसी अवस्था में होगी तब इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो पाती. तो जो बैंकिंग रिफॉर्म्स रहे हैं पिछले 11 वर्ष से, जिस प्रकार से हमने बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है मर्ज किया, उनको रीस्ट्रक्चर किया, आज एसबीआई इज one of India's most biggest profit making company. One of the strongest time to hey yeah, I think it's one of India's most profitable companies also. Last year's data said. So I think the transformation of the banking sector has been a very crucial propellant and a catalyst in the economic resurgence which India has witnessed. Again, acts like the Fugitive Economic Offenders Bill. आज कोई व्यक्ति अगर यहाँ घबला करके बाहर निकलता है तो इससे पहले कि उसको वो समझ पाए, उसकी प्रॉपर्टीज जो है यहाँ ऑलरेडी कॉन्फिस्केट हो जाती. तो आज लोग भागने से पहले भी डरते हैं. यूपीए के समय बहुत आसान था स्कैम भी करना और भागना भी. ये बहुत सारे रिफॉर्म्स, ये बहुत सारे चेंजेस रही हैं जिससे कि आज हमारी इकोनॉमिक रिसर्जेंस विश्व को भी नजर आ रही है. बट एट द सेम टाइम I think Modi ji has always been very futuristic. तो अगर आप he always thinks ahead of the time. तो आज हमारी स्पेस इकोनॉमी, जिसके बारे में दूसरा नेता शायद नहीं सोचता. Today India has a $40 billion space economy which is going to be $100 million space economy in the next 6 to 8 years. So imagine the kind of private investment which is coming into the manufacturing of satellites. Right. Renewable energy sector, that is going to be again one of the core contributors of to our economy going ahead. So I think identifying these futuristic sectors, channelizing them into the larger economic pursuits of India, I think these have played a very pivotal role in India's economic resurgence. So going forward in the third term, these things are going to define the Prime Minister's third term. Absolutely, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके मोदी जी जितना जागरूक हैं, जितना मंथन कर रहे, there are 3 to 4 futuristic sectors where India is going to take the lead. Like Artificial intelligence, space economy, renewable energy. defense. डिफेंस तो ऑलरेडी पिछले 11 वर्षों में बहुत सा हुआ है काम. Companies like HAL, which were ridiculed by Rahul Gandhi till 2018, I think they have the largest order books among defense companies in the entire world. Yeah. HAL and BE. And in fact, Operation Sindoor ke baad, the market for India's defense products has already, significantly increased and is only going to grow manifold. So what kind of upgradation can we expect? Because defense में काफी indigenous manufacturing हो रही है, systems advance हो रहे हैं. So what kind of changes can we expect in the defense sector देखिए, going forward? अगर आप इजराइल और ईरान के युद्ध को फॉलो कर रहे हैं पिछले हफ्ते बाद 8 दिनों में, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इंडिया की जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, आकाश मिसाइल, दैट इज वे सुपीरियर टू व्हाट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज पोसेस. सो इनफैक्ट जो हमारी आकाश सिस्टम है, जो कंप्लीटली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है, उसने न केवल 500 टर्किश ड्रोन्स को निरस्त किया था ऑपरेशन सिंधु के दौरान, बल्कि उनके शाहीन, पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल को भी ध्वस्त किया था. Shaheen was a very powerful missile and that was aimed for day. So I think India has already taken the lead in, the anti-drone missile and his anti-drone, mechanism in the BrahMos. And going ahead, I think, drone technology is where a lot of improvisation is expected even from here. Yeah. One thing which we have witnessed over the years is that inventory and, the physical form of war has become almost redundant. Now it's all air missiles, it's about drones. So I think, we will be continuously investing in our drones. And like I said, many of the other countries had ignored the anti-drone
systems which India has already invested in and which we even only fortify it from here. We saw it in Operation Sindoor, right? Yes. We saw the systems. अच्छा नाउ अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हमारे गवर्नेंस नाउ के पॉडकास्ट में कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि सरकार की जो विदेश नीति है वो एकदम विफल रही है जस्ट पे देखिए, कांग्रेस पार्टी जब विदेश नीति के बारे में बात करती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि पिछले 5 हफ्तों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मिसकंसेप्शंस फैला रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन देशों ने ये काम उनको सौंप दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। देखिए, आपको एक चीज रियलाइज करना होगा। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मतलब क्यों नहीं खुद से गए हैं फॉरेन डेलीगेशंस को भेजा है और वो ये तो कैसी है इस वजह से ये आए हैं जिनकी आज की डेट में रेलेवेंस नहीं है, वो किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले, कुछ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिले, एक्स पोस्टर्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो सारे 33 कंट्रीज 33 देशों में स्पेंड जाए। उन्होंने कहा आगे को सहायता होगा। मैं हार्दिक इंटरनेशनल IMF ने लोन उनको सैंक्शन कर दिया है, वो जो किसी के दो डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करने में लगाएगा। मतलब यहाँ 2 पहलू हैं, मैं दोनों कराता हूँ। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोग कह रहे हैं कि कामयाब नहीं हो, उनको बता दें कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर समर्थन किया है। जापान, साउथ कोरिया ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। यहाँ तक कि कोलंबिया, जिसने इनिशियली प्रो पाकिस्तान स्टैंड लिया था, उसने हमारे डेलीगेशन से मिलने के उपरांत अपना स्टैंड बदला और प्रो इंडिया स्टैंड लिया। शशि थरूर का ये डेलीगेशन किया था, उसकी मीटिंग जेडी वैंस के साथ भी हुई थी। जेडी वैंस को जब उन्होंने हमारा वर्जन समझाया, जेडी वैंस अग्री विद दैट, एंड दिस इज नॉट बी कॉन्ट्रडिक्टेड बाय जेडी वैंस। बट यू नीड टू रियलाइज दैट in a kinetic conflict, most countries refrain from taking an overt stand in favor of one of the two engaged parties. Look at what is happening between Israel and Iran. Has India taken a position in favor of either? No, which is a wise thing to do. And that is why even Iran is very supportive towards India. Iran ने केवल भारत के विद्यार्थियों के लिए, केवल भारत के स्टूडेंट्स के लिए 1 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस खोला कि आप इनको बचा कर ले जाए। And the same facility is extended to us by Israel. During Russia-Ukraine war, did we take a stand? We did not take a stand. Prime Minister Modi had gone to meet Putin in July last year. After that, he went to meet Zelensky. So, the Congress party seems to be completely, having been out of power for the last 11 years, they seem to have lost track of what foreign policy should be, what foreign policy ought to be. दूसरी बात जो आपने IMF के बारे में कहा, देखिए, over the last many decades, ने लोन सैंक्शन किया है। over the last many decades, the Western world has played a double game insofar as Pakistan is concerned, and the Western world has suffered the consequences. Whether it was the creation of Osama bin Laden, or whether it was the creation of, the other terror groups in Pakistan, the Western world cannot escape its responsibility by way of, pampering Pakistan. और आज भी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड वो गलती करना चाहे तो हम उन्हें भी रोकेंगे, लेकिन हाँ, भारत आज इतना ताकतवर है कि वो गलती जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को हमारे से ज्यादा छुपेगी। You need to realize that, India today is a way more powerful country than what it used to be 11 or 12 years ago. Yeah, that's right. And that is one of the reasons why many of the Western powers are, they're struggling to come to terms with India's dominant position. And this dominant position was manifested many times over by Operation Sindoor. तो बहुत सारे देश जो हैं, जो ये मान के चल रहे थे कि जो ये कि भारत तो ताकतवर हो रहा है, भारत इज इन अ रिसर्जेंट मोड, इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ऑपरेशन सिंदूर से आई थिंक it has been highlighted to them many times over, and I think they are struggling to come to terms with India's growing might. So if they are not supporting India overtly, we have to take it in our stride. India today is in a way stronger position to take it in its stride and to emerge stronger from here. You need to realize that multilateralism has been our forte insofar as foreign policy is concerned in the last 1 year. We have an excellent partner in Russia, and we are,
like we are not close to engaging with certain countries which are so far not engaged to. For example, we have built up an equation with Afghanistan if that suits us in the region, if that can tame Pakistan. So we have a very flexible, we have a very adroit, very pragmatic, multilateral foreign policy which cannot fail. But yes, let bring in the challenges. Let the challenges come and meet us. We are prepared to face challenges. We are not like the Congress Party. That is the point I'm making. ये कांग्रेस पार्टी 2008 के 26/11 के मात्र 7 महीने बाद शर्म एल शेख में इन्होंने भारत को शर्मिंदगी की। मनमोहन सिंह जाते थे वहां पर टेररिज्म डिस्कस करने, तब के पाकिस्तान प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ, एंड he would give the permission to investigate India's imagined role in fomenting a trouble in Balochistan. इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है देश को शर्मसार करती आ रही है। नवाज शरीफ जो है को डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत कह देते, और यहाँ कोई प्रोटेस्ट ही नहीं होता था। The only person who would protest against such unparliamentary or such insinuations from Pakistan would be the then Chief Minister of Gujarat, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय प्रोटेस्ट किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की भाषा वो हमारे प्रधानमंत्री की विरुद्ध यूज करे, बट he used to not react aggressively. So I don't think this Congress party should lecture us on foreign policy. Congress party is obsolete, and in the last 5 weeks all they have done is spread misinformation which has benefited Pakistan. कई बार वो पाकिस्तान की मीडिया में स्टार बनने के लिए पाकिस्तान से बेहतर पाकिस्तान को डिफेंड कर। मैं 2024 महाराष्ट्र इलेक्शन की आपसे बात करूंगी। कांग्रेस के एलिगेशन है, चौहान हमारे पॉडकास्ट में कह रहे थे कि आप के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें मैनिपुलेशन हुई है, फजिंग हुई है और बोगस वोट्स रजिस्टर किए हैं। आपने अगर उमर अब्दुल्ला का वीडियो देखा है, उमर अब्दुल्ला में कांग्रेस पार्टी की क्लास कहती है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यही कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शन जीतती है, अब इनको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता चुनाव, भले वो तेलंगाना में जीती हो या भले वो झारखंड में जेएमएम के साथ जीती हो, तब उनको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। लेकिन जैसे हारती है तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव पर जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो जो 40 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उन्होंने 3 अलग अलग फिगर्स एक्स्ट्रा वोटर्स के दिए। पहले उन्होंने 90 लाख कहा, फिर 70 लाख कहा, फिर 40 लाख कहा। अब सबसे पहले तो राहुल गांधी स्पष्ट तौर पे बताना होगा कि कितने एग्जैक्टली न्यू वोटर्स है। दूसरी बात, 16 लाख नए वोटर्स जो है वो कर्नाटक में भी पाए गए। कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन पिछली बार जहां कांग्रेस में जीत दर्ज, ये नए वोटर्स जो रहे इनको बेंगलुरु या मुंबई जैसी जगह में या पुणे जैसी जगह में बहुत सारे लोग जो हैं देश के अन्य भागों से पिछले कुछ वर्षों में बसने के लिए आते हैं। वो नेचुरल अपडेशन है कि राहुल गांधी चाहते कि वो अपडेशन नहीं हो। देखिए, हर चीज पर संशय पैदा करना, हर चीज पर डाउट पैदा करना, ये कांग्रेस पार्टी की अब आदत बन गई है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा, मैं एक और आरोप था उनका कि लास्ट के 1 घंटे में 7% एक्स्ट्रा वोटिंग दी। अब तेलंगाना में सेम ट्रेंड था, लास्ट के 1 घंटे में तेलंगाना में भी 64% से लेकर 71% तक की वोटिंग रिपोर्ट की गई। तो तेलंगाना में किसको जीत मिली? तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति को लगता है जो ड्यूरिंग द डे जो लेजी रहे हों, उनको लगता है कि 6 बजे के पहले किसी तरह चलो वोट डाल के आते, तो ये स्वाभाविक है कि लास्ट के 1 घंटे में हमेशा वोटिंग परसेंटेज में कुछाल आता है और ज्यादा लोग वोट करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और जो डेटा की बात कर रहे हैं, वो डेटा भी सारे डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ने उनको मुहैया करा दी है। उनके खुद के पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जिन्होंने हरियाणा के सीएम कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, जब उनसे पूछा यार राहुल गांधी की रैगिंग क्या रहा हो, क्या वो बोलते नहीं, कोई रैगिंग नहीं। तो राहुल गांधी को तय करना होगा कि जब वो हारते हैं तब उनको ऐसे आरोप को क्यों वो लगाते। ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहा है। अभी सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को वो जो कैमरा रिकॉर्डिंग्स है वो दे शुड मेक इट अवेलेबल, उनके एलिगेशंस को सब्सटैंशिएट कर देते जो या उसको निगेट करने दी। महाराष्ट्र के साथ झारखंड के चुनाव हुए थे,
हरियाणा के साथ जो रूल एक जगह अप्लाई कर रहा था दूसरे जगह भी अप्लाई कर रहा था। अगर राहुल गांधी इस बात को लेकर इतना पर्टिकुलर हैं तो बिहार के चुनाव के पहले वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखें, प्रोटेस्ट करें कि बिहार के चुनाव में वो सारा कैमरा और वो सारा जो है रिकॉर्डिंग्स उसको अवेलेबल कराया जाए। अभी से अगर वो कैंपेन करेंगे तो शायद जो है बिहार में ये प्रॉब्लम्स ये शिकायतें वो नहीं होंगी। ओके, मेरा आपसे अभी आखिरी सवाल ये होगा कि सरकार जो है अभी सेंसस की तैयारी कर रही है, कास्ट सेंसस की तैयारी कर दी है, इसका अभी पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन 1931 में आखिरी बार कास्ट सेंसस हुआ था ना, और उसके बाद 2011 में कास्ट सर्वे हुआ था। कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस में बहुत अंतर है। कास्ट सर्वे जो है वो एक है कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऐसा एक्सरसाइज था जो कि आधे मन से बहुत हेस्टी तरीके से किया गया था, जिसमें लगभग 8.19 करोड़ गलतियां पाई ली थी, जिसमें से 1.5 करोड़ गलतियां तर्जियों का कोई निदान नहीं मिलता। तो वो एक बोगस एक्सरसाइज था जिसका कुछ वही। हम ये मानते हैं कि कास्ट सेंसस जरूरी है ये जानने के लिए कौन से कास्ट पीछे रह गए हैं, लेकिन इसको जनता को डिवाइड करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए, जो अक्सर राहुल गांधी बनाते हैं। पिछले मई में जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे उसके बीचों बीच राहुल गांधी ने एक बहुत ही वाहियात बयान दिया था कि अग्निवीर स्कीम हमने केवल इसलिए लाया है ताकि ऊंची जाति के लोग ऑफिसर बने और पिछड़ी जाति के लोग अग्निवीर और शहीद हो। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उल्बक धोखा था कि इस तरह की भाषा जो है आपको शोभा नहीं देता। तो जो व्यक्ति कास्ट को केवल डिवाइड करने के माध्यम के रूप में देखता है वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएगा। हमारे लिए कास्ट सेंसस केवल एक एकेडमिक सर्वे है जिसके आधार पर एक बार फिर रिसोर्स एलोकेशन को हम रिकैलिब्रेट कर पाए कि जिन जिन लोगों को जो सही रिसोर्सेज नहीं मिल पाए हैं, जो आज भी वंचित हैं डिस्पाइट ऑल द efforts of the government, we will be able to focus on them better. And I think it will be an exercise which will lead to positive results. We are very confident that it will be a flawless exercise, unlike the one conducted in communist states, which are fraught with many anomalies and which have been politically motivated. And will it also have an effect on reservation in jobs? As of now, I don't see that happening, but that is something which time will tell, because till the time the caste census is available, till the time the final results are available, which will be sometime in 2027, it will be very difficult to comment on it. But like I said, that the difference between Congress Party and what we will do is we will go in for a very transparent caste census, and we will not allow it to be used as a device to divide the society. Rather, it would be a genuine exercise at uplifting those communities which have lagged behind. Okay. किस कार्यकाल में आप क्या challenges आपको लगता है कि आप फेस करेंगे? देखिए, we are at an interesting inflection point. The country per se is at a very interesting inflection point. तो भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक मजबूती हासिल की है, और ये मजबूती विश्व को दिखता है। स्वाभाविक है कि डीप स्टेट हो या फिर जो इंटरनल एनिमीज हो। इंटरनल एनिमीज जब मैं कहता हूं तो आपको याद होगा हमारे एक्स CDS जनरल BP रावत में बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की। तो ये 0.5 फ्रंट जो है वो इंटरनल एनिमीज हैं जो किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं और किसी भी वक्त जो है उनको मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाकर भारत को कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं, जो कई बार होता हमने देखा है। द ग्लोबल डीप स्टेट एंड द 0.5 फ्रंट विच इज कॉन्स्टेंटली वेटिंग टू backstab the country. I think these are challenges which we will have to be vigilant against. And thankfully, we have a prime minister who is cognizant of these challenges and who is continuously working to thwart these challenges. तो आज अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात तो हमने खूब की है, लेकिन अगर आप बांग्लादेश को भी आप देखें तो बांग्लादेश में भी जैसे पपेट को इंस्टॉल किया गया है पिछले 1 वर्ष में, जो कि वेस्टर्न पावर्स की इशारों पर नाचे। तो बांग्लादेश भी आज हमारे लिए चुनौती है। और आपने देखा होगा 1 महीने पहले कुछ एक अजीब सा बयान आया था
बांग्लादेश से कि हमारे चिकन कॉरिडोर के बारे में, जिसके बाद हिमांता बिस्वा शर्मा जी ने भी बांग्लादेश के 2 चिकन कॉरिडोर्स के बारे में बताया। जियोपॉलिटिकली there will be challenges, and at the same time the 0.5 franc challenge would be there, but I'm sure we will handle it with a lot of strength, and India will continue to prosper and grow further. एक और सवाल आपसे करनी है मैं, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आपको इतनी इसके पता है कि हाउ विल इट बिकम अ रियलिटी? एंड देखिए, अगला 20 वर्ष भारत के लिए बहुत क्रूश है। 2047 का किया था, जो बड़े विशाल गोल्स प्रधानमंत्री ने दिए हैं, उसके साथ देश की चैलेंजेस भी बढ़ रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर हर 4-6 महीने में कोई ना कोई चुनाव हो जिसमें कि हमारी सरकारी व्यवस्था जो है उसमें जुट जाए और गवर्नेंस पर असर पड़े, तो ये एक बड़ा लॉस होता है। इस लॉस को हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और one nation, one election is not only, viable from a costing point of view, it is also very efficient in optimizing the administrative and governance mechanism. Then where आप governance now पर मेरे ख्याल से, you can actually do a research paper or you can actually commission a case study on how one nation, one election can benefit the nation. But I think broadly the gains are massive. जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्टिमाइजेशन होगा, जब गवर्नेंस ऑप्टिमाइजेशन होगा, एंड ऑल स्टेट्स टुगेदर विल बी ऑन द सेम पेज, बिकॉज जिस समय एक राज्य में चुनाव होगा उसी समय अगले 5 साल कोई बीच में चुनाव होगा नहीं। तो आप समझ सकते कितना फोकस जो है, एडिशनल फोकस केवल और केवल गवर्नेंस पर, केवल और केवल इकोनॉमिक गोल्स की परस्यूट पर, केवल और केवल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को शील्ड करने में, फोर्टिफाई करने में हम उतना एडिशनल फोकस डाल पाए। तो मेरे ख्याल से वन नेशन वन इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। को कब होता है वो हमें देखना होगा, बिकॉज देर आर रीजनल पार्टीज विच हैव रंग द अलार्म बेल, क्योंकि रीजनल पार्टीज को लगता है कि उनके खिलाफ है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर उनको लगता है कि वो वीक पड़ जाएंगे बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ कम है, और क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि it is against the federal structure of the government of the Regional parties should introspect. Regional parties should introspect. रेशमी पार्टीज की जब हम बात करते हैं तो हमने बीजू जनता दल को भी देखा है, हमने नायडू जी को भी देखा है, टीडीपी। जब राष्ट्रीय हित का विषय आता है, जब नेशनल इंटरेस्ट का विषय आता है, तो ऐसी पार्टियां हमेशा देश के साथ खड़ी होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, you have fly-by-night operators like Lalu Yadav, like Akhilesh Yadav, and like Uddhav Thackeray, who never stand up for national issues. So, मेरे ख्याल से regional parties should take inspiration from Chandrababu Naidu. They should take inspiration from Chirag Baswan. They should take inspiration from, Patnaik ji. And I think they should also think about national interests rather than their family interests. तुहिन जी, गवर्नेंस नाउ पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नेंस नाउ जो है, गवर्नेंस के विषयों को हमेशा उठाती रहेगी और एक सही पर्सपेक्टिव बहुत सारे विषयों पर जनता को प्रभावित करेगी।